हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रेड क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। कोई भी बिजनेस है ना, आप देख लो, उधारी के बिना नहीं चल सकता। अगर आप है ना आसपास के अपने जो ग्रोसरी शॉप पे भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि है ना वो बनिया भी एक बुक रखता है जिसमें है ना वो जो उधार में माल लेके जाता है तो उनका रिकॉर्ड रखता है। तो कोई भी बिजनेस है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहाँ पे बिना क्रेडिट नहीं चलता है। तो क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की आत्मा है, सोल है, स्पिरिट है बिजनेस की क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये एक तरीके का छोटे रूप में, स्मॉल आप बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म में एक तरीके से फाइनेंसिंग हो गया फर्म को। ऑटोमेटिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जब उसको ट्रेड फैसिलिटी मिलती है, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी जब वो एंजॉय करता है वो उसको मिलती है। और ये कौन देता है उसको? तो ये क्रेडिटर्स देते हैं। कौन? क्रेडिटर्स, जिनसे माल खरीदा जाता है वो लोग देते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, सप्लायर्स ऑफ गुड्स और मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड क्रेडिटर्स। दीज आर मैन्युफैक्चरर्स, जिनसे माल खरीदेगा। होलसेलर से सप्लायर के पास जाएगा तो सप्लायर को ट्रेड क्रेडिट मिलेगी होलसेलर से, होलसेलर को मिलेगी मैन्युफैक्चरर से। तो ये सब है ना ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं। एंड दे सेल टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स मतलब जो गुड्स दिखाई देते, जो प्रोडक्ट्स दिखाई देते। इनटेंजिबल गुड्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे है ना। इनटेंजिबल गुड्स मतलब गुडविल, कॉपीराइट, ये सब की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेंजिबल, जो प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, जिनको आप छू सकते हो, जिनका आप शेप देख सकते हो, जिनको आप हम बोलते हैं ना कि आप है ना डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आप वो प्रोडक्ट दिखाई देगा कि क्या क्वांटिटी कितनी, उसको क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हो। तो ये टेंजिबल गुड्स टू अदर बिजनेस कंसर्न एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में। डेफर्ड पेमेंट आपने अकाउंटेंसी में भी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। डेफर्ड पेमेंट मतलब ये फ्यूचर पेमेंट क्रेडिट होता है। फ्यूचर में हमको पैसा देना होता है, उधार में ले लिया तो दैट इज फ्यूचर पेमेंट क्रेडिट हो गई। इज एक्सटेंडेड बाय दीज बिजनेस कंसर्न्स विद एन इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल्स। अब ये ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी क्यों दी जाती है? ताकि ये इंटेंशन होता है, एक तरीके का अट्रैक्ट करना हो गया कस्टमर्स को, मतलब अपने कस्टमर्स को कि आप है ना यहाँ पे है ना होलसेलर है ना मैन्युफैक्चरर के लिए कस्टमर होगा, तो फिर है ना वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा ताकि उसका सेल्स इंक्रीज हो कि भाई हाँ मैं तुम्हें 2 महीने की क्रेडिट फैसिलिटी दूंगा, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी 3 महीने की क्रेडिट फैसिलिटी दूंगा। तो इस तरीके से सो द बिजनेस फॉर्म एक्सटेंड्स क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कस्टम दैट हैज बीन बिल्ट अप ओवर अ टाइम। हाँ, एक और इसका कारण है, एक तो उसको अट्रैक्ट करना, उसका इंटेंशन होता है उसको सेल्स इंक्रीज करना होता है। दूसरा एक और कारण क्या है कि ये सदियों से चला आ रहा है, ये है ना नया नहीं है, ये पहले से ही है ना बिजनेस में है ये सिस्टम कि यहाँ पे है ना उधारी वाला सिस्टम, 2-3 महीने की क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। ये सदियों से चला आ रहा है। तो ये है ना मतलब नया नहीं है कि अभी कोई नए बिजनेस में स्टार्ट किया है। ये ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन। ये एक तरीके से कैश कोई भी, मतलब यहाँ पे होलसेलर को मैन्युफैक्चरर को कैश थोड़ा ना पकड़ा रहा है, लेकिन होलसेलर को मैन्युफैक्चरर एक है ना उसको छूट दे रहा है कि भाई तू 3 महीने तक मुझे पेमेंट मत कर, ठीक है तू मेरा माल खरीद ले, 3 महीने तक पेमेंट मत करना, 3 महीने के बाद तुझे मेरा पेमेंट करना है पूरा। तो उसने ना नॉन कैश लोन उसको एक तरीके से दे दिया, मतलब उसके होलसेलर को इमीडिएटली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, होलसेलर को इमीडिएट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड गुड्स और सर्विसेज। ये किसकी वजह से होता है? ये कैसे क्रिएट होता है? तो क्रेडिट सेल पे जब गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्रेडिट पे बेचते हैं, मतलब उधार में, विच हैज टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट। और फ्यूचर डेट में पेमेंट करना होता है आफ्टर द सेल टेक्स प्लेस। सेलिंग के बाद में फ्यूचर डेट 1 महीना, 2 महीना, 30 दिन की क्रेडिट फैसिलिटी, 15 दिन की, तो इस तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर। वो है ना सप्लायर को हम डिलीवर करते हैं टू अ कस्टमर, डिलीवर्ड बाय सप्लायर कस्टमर को डिलीवर करता है एंड द पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम। पेमेंट कुछ समय के बाद में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज
ट्रेड क्रेडिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड क्रेडिट? तो आपको लिखना है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू अ कस्टमर एंड द पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, इट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। तो उसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड, अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड में क्या होता है, दिस काइंड ऑफ क्रेडिट इज ग्रेट सिग्निफिकेंस। मतलब जब है ना मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर के पास, फिर रिटेलर से स्मॉल जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनके पास जाता है, तो द स्मॉल रिटेलर्स टू लार्ज एक्सटेंट रिलाई ऑन ऑब्टेनिंग ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। तो छोटे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसको है ना छोटे बिजनेसमैन लोगों को मिलता है, क्योंकि उनको एक तरीके से ना उनको है ना वर्किंग कैपिटल मतलब उनको रोकड़ा है ना, वो है ना इमीडिएटली अरेंज करके नहीं रखना पड़ता है माल खरीदने के लिए, वो है ना फ्यूचर डेट में पेमेंट कर सकते हैं अपने सप्लायर को, तो उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द ट्रेड क्रेडिट। नाउ इट इज एन easy kind of credit which can be obtained without signing any debt instrument। यहाँ पे ऐसा कोई है ना स्पेशल डॉक्यूमेंट भी है ना साइन नहीं करना पड़ता कि भाई हाँ उधारी वाला वो सिस्टम नहीं होता, खाली एक बिल का आदान प्रदान होता है, टेकिंग एंड गिविंग, और फिर ट्रांजैक्शन मतलब ये दिया जाता है कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इसके लिए तैयार करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक बोलते हैं ना फेथ के ऊपर, एक ना भरोसे के ऊपर, लॉयल्टी के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई बंदा लॉयल है, हम मार्केट में फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हमारे कस्टमर्स को भी कि वो बंदा कैसा है। अगर वो टाइम बाद में बोले हुए शब्दों के हिसाब से, कमिटमेंट के हिसाब से, अगर 30 दिन की क्रेडिट फैसिलिटी दी है, 10 दिन की क्रेडिट फैसिलिटी दी है, तो वो अगर 30 दिन के बाद पेमेंट कर रहा है, 10 दिन के बाद समय पे पेमेंट कर रहा है, तो उससे उसकी ऑटोमेटिकली गुडविल इमेज उसकी बनती जाती है, और उसी इमेज को देखते हुए ना जो सप्लायर होते हैं वो उनको ट्रेड क्रेडिट मतलब उनको प्रोवाइड करते जाते हैं, उनको उधार में देते जाते हैं। सो इट इज रेडिली अवेलेबल एंड इज चीप। ये चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है। यहाँ पे कोई स्पेशल लीगल कुछ भी है ना यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करना पड़ता है। ये एकदम चीपर टाइप का मेथड हो गया, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गई ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए। सो यहाँ पे सप्लायर सेल गुड्स, सप्लायर गुड्स सेल करता है एंड विलिंगली अलाउ, और खुद की स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से वो 30 दिन का या उससे ज्यादा दिन का फॉर बिल टू बी पेड, उसको क्रेडिट फैसिलिटी देता है कि ठीक है भाई तुम 30 दिन के बाद में या 2 महीने बाद में पेमेंट कर देना। सो दे इवन ऑफर डिस्काउंट, और इसके अलावा वो है ना कभी कभी ये डिस्काउंट भी देते हैं। तो हमने ना अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि 2 टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट होता है वो है ना जो इनकी बुक जो उनके अमाउंट होता है, ट्रेड जो बिल अमाउंट होता है प्रीवियस बिफोर कोई भी डिस्काउंट देने के पहले जो उनका मैन्युफैक्चरिंग रेट होती है, बाद में जो रेट लगाते हैं वो लोग उसी के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। तो इसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपने अगर स्टडी किया है, आपको याद है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये नॉन कैश डिस्काउंट हो गया ना। तो इफ बिल्स आर क्लियर्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, अगर बिल है ना छोटे से समय में अगर है ना पेमेंट हो जाता है 10 दिन में, 15 दिन में एक्सेट्रा, तो फिर है ना यहाँ पे ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, मतलब उनको डिस्काउंट दिया जाता है। अगर वो 30 दिन के बजाय 10 दिन में तैयार होते हैं पेमेंट करने के लिए, तो उस टाइम पे उनको डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो इस डिस्काउंट को फिर हम यहाँ पे पेमेंट का, तो ये पेमेंट के टाइम पे मिलता है तो वो कैश डिस्काउंट होता है। सो द टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर नॉट रिजिड, तो रिजिड नहीं है, मतलब ये फ्लैक्सीबल है। ये कोई है ना उसके लिए कोई बहुत टफ रूल्स, कोई बहुत बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट इसके लिए हमको मेथड फॉलो करने, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही इजी वे ऑफ ट्रेड क्रेडिट है, वो इजी वे ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है, और हर एक बिजनेसमैन ये लाइक करता है, पसंद करता है कि उसको ट्रेड जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो मिले। नाउ आई होप आपको ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये समझ में आ गया है। प्लस अभी यहाँ पे एक है ना स्टूडेंट की मुझे डिमांड आई थी कि मिस आप मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है मिस मुझे समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप फिर से समझाइए। तो इस वीडियो लेक्चर में वो कवर अप कर देती हूँ मैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, स्टूडेंट ने कहा था कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मिस प्लीज़ आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ तो ये इट इज़ नथिंग बट लाइक आपने
एफडीज के बारे में सुना होगा, जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, एफडीज होती है, हम बैंक्स में करवाते हैं जो फिक्स डिपॉजिट्स है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एफडी बनवाई जाती है। तो उसी तरीके से है ना क्या होता है कि कुछ कंपनियां जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो भी है ना क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट मार्केट में लेके आते हैं। पब्लिक डिपॉजिट लेकर वो अपने कंपनी में इनवाइट करती है पब्लिक को, लोगों को, कि आओ और हमारी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करो और हम आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे। फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होता है, ये कंपनी की फिक्स डिपॉजिट हुई मतलब ये। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मतलब पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। तो उससे क्या होता है, कंपनी को मिल जाता है पैसा और लोगों को मिलेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपनी रिसीव्स फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ के पीरियड का यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट्स होता है। तो इनको हम पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं एंड इसको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अंडर दिस मेथड जनरल नॉर्मल पब्लिक को इन्विटेशन दिया जाता है कि आके है ना अपनी सेविंग्स कंपनी में आप इन्वेस्ट, कंपनी में मतलब इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे हम, कंपनी में आप अपने पैसे डिपॉजिट करो तो आपको उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी एंड द कंपनी इश्यूज डिपॉजिट रिसिप्ट। फिर कंपनी डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू करती है डिपॉजिटर को, डिपॉजिट टू डिपॉजिटर को वो रिसिप्ट देती है। जैसे आपको एफडी का, जैसे अगर आप कोई कंपटीशन विन करते हो तो कंपटीशन की आपको कैसे सर्टिफिकेट मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने पे कंपनी आपको एक्नॉलेजमेंट देगी। इसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। आप फी पेमेंट करते हो अपनी कॉलेज का, राइट, तो आपको कॉलेज काउंटर से आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना, प्रूफ मिलता है कि हाँ आपने पेमेंट किया। तो इसी तरीके से प्रूफ के तौर पर वो डिपॉजिट रिसिप्ट देते हैं डिपॉजिटर को। और यहाँ पे फिर मीनिंग दिया हुआ है डिपॉजिट का कि डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन इन और in any other form by the company but does not include such as categories of amount as well as prescribed। ये आपको इतने बड़े बड़े डेफिनेशन से लिखने नहीं है और यहाँ पे भी इन शॉर्ट इस डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो डिपॉजिट में अगर कोई गवर्नमेंट ने आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया कंपनी में तो वो फिक्स डिपॉजिट मतलब ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। देन एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन, अगर एज अ लोन अगर किसी बैंक ने पैसा दिया है कंपनी को तो वो भी हम डिपॉजिट के रूप में नहीं मानते उसको। देन एनी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बैंक्स कुछ पैसा देती है ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी को तो वो है ना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के अंडर में नहीं आता है, पब्लिक डिपॉजिट के अंडर में नहीं आता है। देन एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, अगर कोई दूसरी कंपनी उसके मार्केट में कोई दूसरी कंपनी अगर उसको पैसा देती है तो उसको भी हम पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोलते। पब्लिक वर्ड का ही मतलब हुआ कि कॉमन मैन, नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे कोई कंपनी कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह लोन देगी तो उसको मतलब वो पैसा देगी अगर कंपनी को तो वो है ना फिक्स डिपॉजिट मतलब पब्लिक डिपॉजिट करके हमको रिकॉर्ड नहीं करना होता है। देन अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आपने अगर कोई भी आपने है ना मार्केट में है ना कमर्शियल पेपर्स आपने इशू किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया तो वो उसके थ्रू आपने पैसा लिया तो उसको हम पब्लिक डिपॉजिट में नहीं लाते हैं। देन रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पे कमर्शियल पेपर बोले तो कोई चेक हुआ, कोई आपको यहाँ पे ड्राफ्ट मिल गया, कोई भी आपको, तो वो सब आप इंक्लूड नहीं करोगे। फिर यहाँ पे अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड इशू करके आप जो पैसा उठाते हो मतलब आपने कंपनी के, जैसे ना इंदिरा विकास पत्र, आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो शायद उनको आइडिया हो। इंदिरा विकास पत्र गवर्नमेंट को पैसे अगर पब्लिक से लेने हैं, कोई डिपॉजिट हम लोग यहाँ पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी कोई बॉन्ड खरीदते, कोई डिपॉजिट्स करते, तो उस तरीके से अगर कोई कंपनी है ना अपना बॉन्ड इशू करके अगर पैसा उठाती है तो उसको पब्लिक डिपॉजिट के अंडर में कंसिडर नहीं करते हैं। देन एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, ट्रस्ट में कोई पैसा कोई ट्रस्ट से अगर कोई पैसा मिलता है तो वहाँ पे वो पैसा रिसीव्ड इन ट्रस्ट, ट्रस्ट में कोई पैसा आता है तो उसको हम पब्लिक डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर है ना कोई सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके अगर कोई पैसा उठाया गया है तो वो पब्लिक डिपॉजिट में नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में नहीं आएगा। और इसके बारे में हम डिटेल में ना टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है ना वो हम चैप्टर नंबर 5 में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का। ये
इन जनरल ये लाइक आपकी एफडी ही होता है, एकदम एफडी की तरह ही होता है, कुछ नया नहीं होता है इसमें। खाली इसमें क्या होता है कि कंपनी की एफडी हुई है, कंपनी की फिक्स डिपॉजिट हुई है, इसके बैंक्स के बजाय कंपनी के डिपॉजिट्स हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है हम वो कवर अप करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।